हाय मित्रों, मैं शशांक शेखर आप लोगों के सामने जो मेरी किताब है रुक्मिणी पब्लिकेशन की ओर से न्यूमेरिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उसके प्रॉब्लम को जो मैं डिस्कस करवा रहा हूँ, उसी क्रम में मैं 281 से 300 प्रश्नों के हल को लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। चलिए, तो पहला जो प्रश्न है आपके सामने में वो है क्या कि 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 4 ओम और 60 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए कि हमारा प्रभावी प्रतिरोध जो दिया हुआ है समानांतर क्रम में R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या है कि 1/R प्लस क्या है 60 है, तो 1/60 है। ध्यान दीजिएगा 1/60 है। तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि देखिए R इक्विवेलेंट जब भी निकालना होगा तो हम करते हैं क्या कि R गुना 60 बटे ठीक है R प्लस 60 करते हैं। R गुना 60 प्लस R प्लस 60 कर लेते हैं। देखिए इक्विवेलेंट निकल गया, एक सेकंड में आपको वैल्यू निकल जाएगा। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया हुआ है 24 ओम। तो कर लेते हैं 24 गुना 24 दिया हुआ है बराबर आपको R गुना 60 बटा क्या हो गया R प्लस 60। देख लीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 दिसंप्ला 24 गुना क्या हो जाएगा R प्लस 60 बराबर 60R आ गया। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 24R प्लस 24 गुना 60 बराबर 60R। तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, डिसिम्प्लाई 60R में से 24R को घटा दीजिए। 24R को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60R में से 24R घटाइए बराबर 24 इंटू 60 कर लेते हैं। डिसिम्प्लाई क्या हो जाएगा, तो 6 और 36 निकल गया, 36R बराबर 24 गुना 60। चलिए निकाल लेते हैं R बराबर 24 गुना 60 अपॉन 36। चलिए निकालते हैं, क्या हो जाता है 10 छक्के 60 और 4 6 दसाई 60, 6 छक्के 36, 6 चौके 24, यानी क्या हो जाएगा 24 ये देखिए 4 गुना 10 आपका है, तो 4 गुना 10 बराबर कितना हुआ 40 ओम निकल गया। कितना ओम निकल गया 40 ओम निकल गया। आसान सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये आंसर हो जाएगा कौन सा डी नंबर आंसर होगा। तो ध्यान में रखना है कि जब भी प्रभावी प्रतिरोध निकालना होगा समानांतर क्रम में तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो उसी को हमने क्या किया, ये सॉल्व आउट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 282 नंबर सवाल पर बात करते हैं। देखिए 282 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 282 नंबर का सवाल कह रहा है कि 500 ग्राम वाले धातु के एक टुकड़े की विशिष्ट उष्मा ठीक है आपको जूल पर केजी केल्विन में क्या होगा, जिसके द्वारा 10 किलो जूल उष्मा अवशोषित की जाती है और तापमान 80 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होती है। तो आपको पता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि विशिष्ट उष्मा Q बराबर क्या होता है CM डेल्टा T। जरा ध्यान दीजिए, विशिष्ट उष्मा Q बराबर क्या होगा CM डेल्टा T, जहां C क्या है विशिष्ट उष्मा है, M क्या है तापांतर है, ठीक है, M क्या है द्रव्यमान है और डेल्टा T क्या है तापांतर है। आपको पता होना चाहिए कि किसी वस्तु को दी गई उष्मा उसके द्रव्यमान का समानुपाती और उसके तापमान में ठीक है तापमान में अंतर का भी क्या होता है समानुपाती होता है। तो यहाँ देखिए C का मान क्या हो जाएगा, C का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है, C का मान आपको क्या करना है निकालना है बोल रहा है, ठीक है। तो उष्मा धारिता इन जूल को ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो C निकालना है, C बराबर क्या होता है Q बटे M इंटू डेल्टा T। M का मान देखिए कितना दिया हुआ है 10 किलो जूल दिया हुआ है, तो 10 किलो को 10⁻³ कर लेते हैं जूल बटे M क्या है द्रव्यमान है, तो 500 गुना 10⁻³ क्या हो गया -3 हो जाएगा, द्रव्यमान है, केजी में करना है, ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 10⁻³ से गुना करना पड़ेगा, इंटू क्या हो जाएगा 80। अब निकाल लीजिए। अब देखिए कि ये देखिए ये 2 ये 0 कट गया और 8 पंचे क्या हो गया 40 हो गया, या 5 दूनी 10 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 बटे 8 गुना 10⁻³ तो आपको पता है कि 1000 है, तो निकाल लेते हैं इसको 2000 बटा क्या हो जाएगा 2000 10⁻³ निकल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लीजिए क्या कर लेंगे हम लोग, तो 2 बटे 8 तो 8 निकल गया। तो देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग 2 बटे 8 तो निकाल लीजिए ना इसको, तो क्या करेंगे
तो कट जाएगा 0.8 दूनी 16 और 8 पंचे क्या हो गए 40। ठीक, 8 दूनी 16 और 4 0 8 पंचे 40, 0.25। चूंकि हमको जूल पर केजी में निकालना है तो जूल पर केजी में निकल गया और केल्विन में भी निकालना है, तो केल्विन में निकालना है तो ध्यान दीजिएगा। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 0.25 जूल पर केजी केल्विन। यहाँ देखिए चूंकि हमने ग्राम को केजी में बदल लिया है इसीलिए ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपको 10⁻³ ही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो ये आंसर जो है 0.25 जूल ग्राम पर केल्विन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये आपको जूल पर केजी केल्विन में निकलेगा। तो आपको आंसर क्या निकालने के लिए बोल रहा है, आंसर निकालने के लिए बोल रहा है जूल प्रति ग्राम केल्विन में, जूल प्रति ग्राम केल्विन में बोल रहा है निकालने के लिए। जो जूल प्रति ग्राम केल्विन में बोल रहा है निकालने के लिए, तो 3 तो केजी ये निकल के आ गया है। आपको ग्राम में निकालने के लिए बोल रहा है तो ग्राम में निकालने के लिए बोल रहा है तो क्या करना पड़ेगा 10⁻³ से 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, तो 10⁻³ ग्राम होता है। 10⁻³ कर दीजिए जूल, अब बटे केजी, केजी को कर दीजिए कितना, आपको ग्राम में बदल रहे हैं तो 1000 ग्राम में बदल देते हैं और गुना क्या हो गया केल्विन हो गया। तो देखिए तो ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 0.25 जूल पर ग्राम इनटू केल्विन। चूंकि मैं वहां भी कर सकता था लेकिन जनरली सारे प्रश्नों में जो आंसर है वो देता है किसके फॉर्म में, जूल पर केजी केल्विन के फॉर्म में देता है। चूंकि इसमें ग्राम तो मैं बताने के लिए आपको बोल रहा था, दिखाने के लिए आपको बता रहा था कि देखिए जब भी प्रश्न का आंसर आपको निकालने के लिए देगा तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, हल को सुचारू ढंग से करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सवाल बनेगा। अल्ले सवाल नहीं बनेगा, सही नहीं बनेगा। तो आप जब भी एएलपी का प्रश्न देखिएगा या रेलवे के जो भी प्रश्न देखिएगा उसमें यूनिट किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है उसको देखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो प्रश्न का आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा कौन सा नंबर, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा 0.25 जूल पर ग्राम और केल्विन हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, तो ये का कौन सा आंसर होगा, तो सी नंबर आंसर होगा। ध्यान में रखिए सी नंबर आंसर होगा 0.25। चलिए आगे बढ़ते हैं, 283 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि उस पंप की शक्ति ज्ञात कीजिए जो 30 मिनट में 1 टन पानी 90 मीटर के ऊपर चढ़ा देता है। दक्षता 100% मान लें और जी बराबर क्या मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। तो दक्षता 100% मान लेते हैं। देखिए आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो शक्ति होता है वो कार्य करने की दर होती है, या गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा बटा समय भी को भी हम शक्ति कहते हैं। तो शक्ति देखिए, शक्ति यानी पावर, पावर बराबर क्या हो जाएगा, तो W/T। ठीक है, W/T या पोटेंशियल एनर्जी बटा टाइम या काइनेटिक एनर्जी बटा क्या होता है, टाइम होता है। ये सारा किसका फॉर्मूला है, तो पावर या शक्ति का फॉर्मूला है। चलिए हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी बटा टाइम, इसी पर आपको सवाल बनेगा। तो क्या करेंगे mgh अपॉन क्या करते हैं T करते हैं, क्योंकि एक पंप जो है 90 मीटर की ऊंचाई तक ले जा रहा है। कितना पानी को ले जा रहा है, 1 टन। 1 टन में कितना केजी होता है, तो 1 टन गुना जी का वैल्यू 10 कर लेते हैं, गुना आपको पता है h कितना मीटर है, 90 मीटर की ऊंचाई तक ले जा रहा है। और ठीक है जी हो गया, ठीक है 1 टन द्रव्यमान हो गया, जी हो गया, h हो गया, और टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिए टाइम का मान दिया हुआ है कितना, तो टाइम का मान दिया 30 मिनट। 30 गुना क्या कर देते हैं 60 सेकंड कर देते हैं। तो चलिए 1 टन बराबर कितना केजी, 1000 केजी होता है, गुना 10 गुना 90 बटे 30 गुना क्या करते हैं 60 कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 0 0 0 0 कट गया, 3 तिया क्या हो गया 9 हो गया, 3 दूनी क्या हो गया 6 हो, और इसको काटिए 500 निकल गया। तो 500 वाट होता है, कितना वाट होता है 500 वाट होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपको आंसर होगा। कौन सा नंबर होगा, सी नंबर आपका आंसर होगा। तो 283 का क्या हो गया, सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 284 नंबर सवाल पर बात करते हैं। 50 ग्राम द्रव्यमान वाले उस ठोस का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कीजिए जिसे पानी में पूरी तरह से डुबाए जाने पर उसका वजन 10 ग्राम होता है। तो यहां देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि आपको आपेक्षिक घनत्व निकालना है। कौन सा घनत्व निकालना है, आपेक्षिक घनत्व निकालना है। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, तो वस्तु का द्रव में डूबा आयतन बटे वस्तु का कुल आयतन भी होता है। वस्तु का द्रव में डूबा आयतन बटे क्या होगा, वस्तु का कुल आयतन भी होता है। ध्यान में रखिएगा, आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होगा, वस्तु का द्रव में डुबा आयतन बटे वस्तु का कुल आयतन। देखिए 50 ग्राम द्रव्यमान था और जब उसको डुबाए तो क्या कितना हो गया, तो आपको डुबाए तो वस्तु के भार में आभासी कमी कितनी हो गई,
तो 10 ग्राम उसमें भार होता है, तो आभासी कमी कितनी हो गई? 40 ग्राम हो गई। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? तो एकदम सिंपली तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी आरडी बराबर क्या होगा? तो रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व। किसका घनत्व? वस्तु का घनत्व बटे वस्तु का वायु में द्रव्यमान। ध्यान दीजिए जरा, वस्तु का वायु में द्रव्यमान। कहां पर द्रव्यमान? वस्तु का वायु में द्रव्यमान बटे वस्तु का जल में द्रव्यमान में आभासी कमी। वस्तु के जल में द्रव्यमान में आभासी कमी, जल में द्रव्यमान में आभासी कमी। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान में आभासी कमी को हम लोग बोलते हैं क्या? रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं आभासी कमी को। ठीक है, अब देखिए वस्तु का वायु में द्रव्यमान कितना है? 50 है, और जल में द्रव्यमान कितना है? तो आपको पता है कि जल में द्रव्यमान में आभासी कमी कितना होगा? तो 50 माइनस क्या कर दीजिए? 10 कर दीजिए। 50 माइनस क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। तो 50 बटे कितना हो गया? 40 हो गया। काटिए इसको, तो 4 का 4 1.25 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 1.25। तो कौन सा आंसर होगा? तो बी ऑप्शन का आपको जो आंसर दिया हुआ बी वही आपका आंसर होगा। 1.25 कितना हो जाएगा? 1.25 आपेक्षिक घनत्व निकल जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का वायु में द्रव्यमान या वस्तु का वायु में भार बटे वस्तु के जल में द्रव्यमान में आभासी कमी। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। आपका 285 नंबर कह रहा है कि चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 होता है। यदि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार 90 kgf हो तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो 90 kgf, kg फोर्स दिया हुआ है, तो 90 kgf का मतलब होता है, kgf का मतलब होता है 9.8 न्यूटन होता है। ध्यान में रखिएगा, 1 kgf बराबर 1 kgf बराबर होता है क्या? 9.8 न्यूटन। यदि कभी कभी तो इसको 9.8 को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 भी मान सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया। तो आपका जो पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार कितना है? तो भार है कितना? तो पृथ्वी पर भार है आपको 90 kgf। तो यहां देखिए 90 गुना 10 कर लीजिए यानी 900 न्यूटन हो जाएगा। अब हमको निकालना है चंद्रमा पर भार। तो चंद्रमा पर भार क्या करेंगे? डब्लू मून करेंगे। डब्लू मून बराबर क्या होता है? ध्यान में रखना है, डब्लू मून बराबर WE/6 हो जाएगा। WE/ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे? mg के फॉर्म में भी ले सकते थे। चलिए, तो WE/6 तो 900 बटा क्या कर लेंगे? 6 कर लीजिए, यानी 150 न्यूटन चंद्रमा पर भार होगा। यानी आपके चंद्रमा पर भार कितना निकल गया? आपका 150 न्यूटन निकल गया चंद्रमा पर भार। तो ध्यान दीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए, किसी वस्तु का भार W बराबर क्या होता है? mg होता है, और मैंने डायरेक्ट बनाया है 1 kgf यानी 1 किलोग्राम फोर्स बराबर 9.8 न्यूटन, या 1 kg वेट बराबर क्या होता है? 9.8 न्यूटन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। बाइनरी संख्या को दशमलव के बराबर खींचिए। तो आसान प्रश्न है, कई बार हम लोग डील कर चुके हैं पीछे भी, और देखिए 1 सेकंड में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो 11110, ठीक है, 0110 दिया हुआ है। चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और क्या है? 8 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? 1 into 2 to the power 8 प्लस 1 into 2 to the power 7, ठीक है, और 0 खत्म हो गया। 1 into प्लस 1 into 2 to the power 5 प्लस, ठीक है, 1 into 2 to the power 4, 0 खत्म हो गया। 1 into 2 to the power 2 प्लस 0 खत्म हो गया। 1 into 2 to the power 0। अब देखिए क्या होगा, आपको पता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। तो ये 256 हो गया पहला वाला, प्लस आपको 256 तो 128 इसको लीजिए 128, और ये देखिए कितना हो जाएगा? 5 है तो 64 और ये 32 हो गया, प्लस ये कितना हो गया? तो आपका 16 हो गया, फिर ये कितना हो गया? 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 1 हो गया। अब जोड़िए 1 4 5 5 हो गया, 5 6 11 11 11 2 13 13 7 20 1 21 21 6 27 का कितना हो गया? 7 हो गया। ध्यान दीजिएगा 27 का कितना हो गया? 7 हो गया। तो कितना बचा? 2 बचा। 2 देखिए 2 1 3 3 3 6 6 2 8
8 5 13, 13 का कितना हो गया 3 हो गया। फिर देखिए 13 का 3 हाथ में कितना बचा, 1 बचा, 1 1 2 2 4 यानी 437 होगा। कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया, सबसे पहले बाइनरी नंबर लिख दिया और ये डिजिट्स 0 से शुरू किया, 0 1 2 3। फिर देखिए क्या किया मैंने, यहाँ देखिए 1 1 लिया ये और 2 टू द पावर कितना बिठाया, 8 बिठाया। फिर देखिए ये हमने क्या लिया, 1 लिया और हमने क्या किया, 2 टू द पावर क्या बिठाया, 7 बिठाया। तो इसके आधार पर बाइनरी नंबर निकल गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो देखिए आपका बी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 287 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 287 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1.25 ग्राम नाइट्रोजन के वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यदि यह इसके क्वथनांक 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनित होने पर 250 जूल ऊष्मा मुक्त करता है। कितना जूल ऊष्मा मुक्त कर रहा है, तो 250 जूल ऊष्मा मुक्त करता है। तो आसान प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए भाई हमारा जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कितना है। पहले तो द्रव्यमान कितना है, 1.25 ग्राम। आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है, ml होता है। Q बराबर क्या होगा, ml होता है। हमको विशिष्ट ऊष्मा निकालना है तो L बराबर क्या होता है, Q/m हो जाएगा। L बराबर क्या होगा, Q/m, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान में रखना है, विशिष्ट ऊष्मा में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या करेंगे, ठीक है, तापमान नियत रहता है। ध्यान में रखिएगा, तापमान डेल्टा टी जो है वो हमेशा नियत रहेगा। डेल्टा टी बराबर क्या होगा, नियत रहेगा। और Q बराबर क्या होता है, ml होता है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, Q/m निकालिए। Q का वैल्यू देखिए कितना है, Q का वैल्यू है कितना, आपको 250 जूल है, बट 1.25 निकल गया। इसको उड़ाइए, ऊपर 100 कीजिए, सवा दूनी क्या हो गया 250, यानी 100 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो गया 200, ठीक है, जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम या जूल पर केजी भी कर सकते हैं। तो जूल पर ग्राम कर दीजिए, ठीक है, जूल पर ग्राम कीजिए। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जूल पर ग्राम हो जाएगा। तो ये ध्यान में ये भी रखना है कि गुप्त ऊष्मा में हमारा तापमान क्या होता है, नियत रहता है। गुप्त ऊष्मा कहते किसको है, तो ध्यान में ये भी रखना है कि गुप्त ऊष्मा किसको कहेंगे, तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है, नियत रहता है। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा में तापमान क्या होगा, नियत रहेगा। समान तापमान पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है या जितना ऊष्मा उत्सर्जित होता है, उस ऊष्मा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और गुप्त ऊष्मा Q बराबर क्या होता है, ml होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए, उस घिरनी पुल्ली की दक्षता ज्ञात कीजिए जिसका यांत्रिक लाभ, ध्यान दीजिएगा जरा, जिसका यांत्रिक लाभ क्या दिया हुआ है, तो यांत्रिक लाभ दिया हुआ है 2.5, जहां रस्सी को 10 मीटर खींचने पर भार 2.5 मीटर उठता है। तो अब देखिए क्या होता है, तो घिरनी की दक्षता, ध्यान से सुनिएगा, हमारा ये घिरनी है, यानी ठीक है आपका सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, घिरनी वाला सिस्टम है। और यहाँ पर आपको दक्षता निकालना, और ये रस्सी की लंबाई आपका दिया हुआ है। तो जब भी घिरनी की दक्षता की बात करेगा, ये घिरनी है आपको, ये घिरनी नाच रहा है और इसी के दक्षता के आधार पर मास द्रव्यमान ऊपर नीचे उठता है। तो घिरनी की दक्षता, ध्यान दीजिएगा जरा, घिरनी की दक्षता कैसे निकालेंगे हम, तो घिरनी की दक्षता बराबर क्या होता है, ठीक है, तो घिरनी की दक्षता बराबर क्या होगा, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ, ध्यान से सुनिएगा, यांत्रिक लाभ, जितना यांत्रिक लाभ हो रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज जितना हो रहा है, यांत्रिक लाभ, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो भार बटे, तो आयास, भार बटे आयास, या भार, तो आयास भुजा बटे क्या होता है, भार भुजा होता है, इसको बोलते हैं यांत्रिक लाभ। ध्यान में रखना है। अब देखिए, भार की उठाने की लंबाई, ठीक है, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होगा, गुना क्या होगा, भार की उठाने की लंबाई, कितना ऊंचा हम लोग भार को उठा सकते हैं, भार की उठाने की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, उठाने की लंबाई, जितना ऊंचाई तक हम उसके भार को उठाते हैं, बटे क्या हो जाएगा आपको, यहां देख लीजिए, रस्सी की लंबाई। कौन सी लंबाई, रस्सी, जितना रस्सी का ये पूरा लंबाई आपका दिया हुआ है, रस्सी की लंबाई। तो गुना क्या कर दीजिए, 100 कर देते हैं, गुना क्या कर देते हैं, 100। इसी को बोलते हैं किसकी दक्षता, फिर से देखिए, हमने क्या कहा कि मैकेनिकल एडवांटेज गुना भार को उठाने की लंबाई, भार को उठाने की लंबाई, जितना भार को ये उठा रहे हैं, ये वाला लंबाई जो होता है उसको क्या कहते हैं, भार को उठाने की लंबाई कहते हैं। और कुल जो आपका लंबाई दिया हुआ है उसका, तो भार को उठाने की लंबाई, उठाने की लंबाई बटे रस्सी की लंबाई, किसकी लंबाई, बटे रस्सी की लंबाई। ध्यान से देखिएगा,
रस्सी की लंबाई गुना क्या कर दीजिए 100। चलिए अब बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। क्या यांत्रिक लाभ दिया हुआ है? यांत्रिक लाभ 2.5 मीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 2.5 मीटर। और भार को उठाने की लंबाई कितनी है? ये भी 2.5 मीटर है। कितना मीटर है? 2.5 मीटर है। और रस्सी की लंबाई कितनी है? तो रस्सी की लंबाई बाबू, रस्सी की लंबाई दिया हुआ 10 दिया हुआ है। गुना क्या कर दें? 100 कर दीजिए। चलिए ये 0 काट दीजिए। 25 25 आई कितना होता है? 625, 6.25 हो गया। और गुना क्या कर देते हैं? 10 कर दीजिए तो 6, ठीक है, 262 पॉइंट क्या होगा? 5 हो जाएगा। परसेंटेज दक्षता होगी 62.50 इसकी दक्षता होगी। फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि ये आपका रस्सी है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। तो क्या कहते हैं कि आपका जो दक्षता निकालते हैं किसी भी पुल्ली का, ये पुल्ली का जो दक्षता निकलेगा ईटा बराबर जितना उसका यांत्रिक लाभ होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ठीक है, गुना हम क्या करते हैं कि जितना ये रस्सी का भार उठा रहे हैं, ये वाला भार, और कुल रस्सी का जो लंबाई है, पहले तो भार उठाने वाला लंबाई मान लेते हैं, ये लंबाई क्या है? x है। और ये कुल जो भार है, कुल यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, मान लेते हैं ये क्या है? कुल लंबाई l है। तो x/l गुना क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। इसी को बोलते हैं यांत्रिक लाभ। किसका? पुल्ली का यांत्रिक लाभ। पुल्ली क्या होता है? पुल्ली एक यांत्रिक मशीन है जो, ठीक है, कार्य को कम इनपुट बल के प्रभाव द्वारा अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त करने का एक साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 289 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 30 केजी और 15 केजी वाले दो बच्चे झूले के झूले शीशों के एक लंबे आलंब पर 1 मीटर और 1.5 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। m केजी के एक लड़का झूले की दूसरी तरफ आलंब से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा है, तो झूला का संतुलन की अवस्था में क्या होगा? चलिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जरा देखिए क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सीसॉ बना लेते हैं। क्या करते हैं? सीसॉ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सीसॉ बना लीजिए। चलिए बना लेते हैं सीसॉ। ये बना लीजिए सीसॉ, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, सीसॉ बना लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा क्या कह रहा है कि जो बच्चा है 30 केजी 15 केजी वाला जो बच्चा है, पहले 30 केजी वाला जो बच्चा है वह 1.2 मीटर पर बैठा हुआ है, ठीक है। 30 केजी वाला जो बच्चा है वह 1 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। कितना मीटर की दूरी पर? 1 मीटर की। तो यहां से क्या कर लीजिए? 1 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ। कितना केजी है? तो 30 केजी। एक और बोल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी ओर जो है एक तरफ आलम से क्रम से 1 मीटर और उसी तरफ जो है आपका आलम्ब से, आलम मतलब क्या होता है? आपका आलम मतलब क्या हुआ? पॉइंट होता है जहां पर आपका सीसॉ क्या है? फिक्स है। ये तख्ता है, बड़ा सा तख्ता, यहाँ पर बच्चे बैठ रहे हैं। यहाँ पर जो है 30 केजी वाला बच्चा बैठ रहा है। कितना केजी वाला बच्चा बैठ रहा है? 30 केजी वाला। आलम्ब से 1.2 मीटर की दूरी पर, यहां से देखिए, यहां से 1.2 मीटर की दूरी पर कितना केजी का बच्चा बैठा हुआ है? तो आलम से 1.2 मीटर की दूरी पर 15 केजी का बच्चा बैठा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर कितना केजी का बच्चा बैठा हुआ है? तो 15 केजी बैठा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या कह रहा है? अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि भाई हमारा कोई m केजी का बच्चा है जो यहां से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है, तो कितना केजी का? m केजी का। तो क्या होगा संतुलन की अवस्था में? ये कितना केजी का होना चाहिए जिससे बैलेंस्ड अवस्था में हो, संतुलन की अवस्था में हो? तो आपको पता होगा, पहले भी मैं बता चुका हूं कि बल आघूर्ण किधर की तरफ? आपको वामवर्त बल आघूर्ण लीवर के सिद्धांत से। किसके सिद्धांत से? लीवर के सिद्धांत से। देखिए क्या होगा कि बाएं तरफ का बल आघूर्ण यानी वामवर्त बल आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त बल आघूर्ण। वामवर्त बल आघूर्ण, वामवर्त बल आघूर्ण और क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त बल आघूर्ण। कुल बल आघूर्ण, कुल वामवर्त बल आघूर्ण बराबर कुल दक्षिणावर्त बल आघूर्ण। दक्षिणावर्त बल आघूर्ण के होगा, ध्यान दीजिएगा, बल आघूर्ण के यह बराबर होगा। यानी कुल वामवर्त बल आघूर्ण किसके बराबर होगा? कुल दक्षिणावर्त बल आघूर्ण के बराबर होगा। चलिए हम बात कर रहे थे, ये देखिए 30 केजी का बच्चा है, तो 1 गुना 30 कर लीजिए, प्लस आपको 1.2 गुना क्या करना पड़ेगा? 15 केजी करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आपको 15 गुना 1.2 बराबर क्या करना पड़ेगा? तो यहां से यहां तक की दूरी 1.2 है, गुना क्या कर दीजिए? m कर दीजिए। निकल गया ये, ठीक है। ये 30 हो गया और बर 15 कितना होता है? 80 से 18 हो गया ये, ठीक है। तो 15 दूनी 30 का 0, हाथ में 1 15 का 15 तो 18 हो गया। चलिए अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 1.2 इंटू क्या कर लेंगे? m कर लेंगे। तो m का मान निकाल लीजिए। m बराबर क्या होगा? 48/2
1.2 पॉइंट उड़ाइए, ऊपर 10 लेके जाइए, बढ़ चुके क्या हो गया 48, यानी 40 केजी का बच्चा यहाँ पर रहेगा, तभी जाकर के ये लीवर क्या होगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा। किसकी अवस्था में रहेगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा, यानी इसका जो द्रव्यमान होना पड़ेगा वो कितना होना पड़ेगा, 40 केजी का होना पड़ेगा, तभी जाके यह संतुलन की अवस्था में होगा, अनलेस यह संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपको आंसर होगा। ये देखिए, ये जो आपका बी नंबर है यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 290 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 290 नंबर सवाल कह रहा है कि 12 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 4 ओम और 15 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो प्रभावी प्रतिरोध कितना प्राप्त कर रहे हैं, तो हमको प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करना है कितना, 12 ओम प्राप्त करना है, तो 8 ओम निकालना है, तो 1 सेकंड में निकल जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि समानांतर क्रम में जब हम संयोजन करते हैं तो R बराबर, R इक्विवेलेंट बराबर होता है क्या, R इंटू, ठीक है, R इंटू कितना है 15 बटा R प्लस 15 निकल गया। तो अब ये R इक्विवेलेंट दिया हुआ है 12 ओम, तो 12 बराबर R गुना 15, ठीक है, बटा R प्लस 15, ठीक है, क्योंकि मैंने निकाला है कि समानांतर क्रम में 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/R1, ठीक है, प्लस 1/R2 होता है। इसी फॉर्मूले पर मैंने इसको डील किया है, क्योंकि R इक्विवेलेंट समानांतर क्रम में जब भी हम बात करेंगे R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 इंटू R2 बटा क्या होता है, R1 प्लस R2, ठीक है, ये देखिए ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए 12 बराबर क्या हुआ, R बटा 15 और R प्लस 15 हो गया, तो निकल तो गया ये, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12R, ठीक है, 12R बराबर क्या हो जाएगा आपको, बराबर 15 80 से 180, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 15R हो जाएगा। इसको इधर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 3R बराबर 180 हो जाएगा, और R बराबर कितना हो गया, 60 ओम हो गया। कितना ओम हो गया, 60 ओम हो गया। तो आंसर क्या निकल जाएगा, तो देखिए आंसर निकल जाएगा बी ऑप्शन आपको आंसर हो जाएगा 60 ओम। तो ध्यान में रखना है कि जब भी आपको सीरीज में कॉम्बिनेशन कहेगा तो सीरीज में, ठीक है, कहेगा तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट RS बराबर R1 प्लस R2। जब भी आपको पैरेलल में कहेगा तो RP बराबर R1 इंटू R2 बटा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। शायद समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं 291 नंबर सवाल पर। क्या कह रहा है 291 नंबर का सवाल, 291 नंबर का सवाल कह रहा है कि भाई तांबे का कैलोरीमीटर बना हुआ है, ठीक है, तापमान में वृद्धि इतना है, तो तांबे की उष्मा, विशिष्ट उष्माधारिता निकालिए। आपको कई बार बता चुके हैं कि विशिष्ट उष्माधारिता Q बराबर होता है CM डेल्टा T, क्योंकि किसी वस्तु को अगर आप उष्मा देंगे तो उत्पन्न उष्मा जो होता है वह द्रव्यमान का समानुपाती होगा, और उसके तापमान में वृद्धि का भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो Q बराबर क्या हो गया, CM डेल्टा T। अब देखिए भाई आपको क्या निकालना है, तांबे की विशिष्ट उष्माधारिता दिया हुआ है, और आपको निकालना तांबे के बने हुए द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, ग्राम में ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, C दिया हुआ है और द्रव्यमान आपको निकालना है। द्रव्यमान है M बराबर Q बटे, ठीक है, C इंटू डेल्टा T। चलिए निकालते हैं। तो ये दिया हुआ है, ठीक है, जूल के फॉर्म में दिया हुआ, कितना के फॉर्म में दिया हुआ, 3.6 किलो जूल दिया हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 3.6 किलो, किलो को लेते हैं 3 जूल, किलो जूल हो गया। अब बटे विशिष्ट उष्मा देखिए कितना दिया हुआ, तो विशिष्ट उष्मा आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, तो विशिष्ट उष्मा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट उष्मा आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 0.4 जूल, 0.4 जूल, ठीक है, पर ग्राम इंटू केल्विन दिया हुआ है। याद रखिए 0.4 ग्राम पर ग्राम इंटू केल्विन दिया हुआ है, यहाँ भी लोचा है। चलिए, और ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम में ही आंसर होगा। और डेल्टा टी देखिए, डेल्टा टी कितना डिग्री, 45 डिग्री की वृद्धि होती है, तो 45 कर दीजिए। चलिए पॉइंट उड़ाते हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ पॉइंट उड़ाए तो यहाँ 10 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं, तो 9 के 36, 9 पचे 45, 4 को काट दीजिए, 10 को काट दीजिए, ठीक है, तो 10⁻³ अपॉन क्या हो गया 5, या 1000 बटा क्या आ जाएगा, 1000 बटा 5 आ गया, तो यानी 200 ग्राम आ जाएगा। कितना ग्राम आ जाएगा, 200 ग्राम आ जाएगा। देखिए आंसर कौन सा होगा, डी नंबर आपको आंसर है। कौन सा नंबर है, डी नंबर आपका आंसर है। 291 का कौन सा नंबर होगा, डी नंबर आंसर होगा। द्रव्यमान कितना ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि
यदि 2000 कूलम्ब आवेश को भी वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल है, तो भी का मान ज्ञात करें। आपको पता है कि विद्युत ऊर्जा बराबर आवेश गुना विभवांतर होता है। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है? आवेश गुना विभवांतर होता है। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा बराबर आवेश गुना विभवांतर, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश गुना विभवांतर, आवेश गुना विभवांतर करते हैं, विभवांतर। चलिए देखिए, Q इंटू क्या कर देंगे? V कर देते हैं। और विद्युत ऊर्जा कितना दिया हुआ है? 2। विद्युत ऊर्जा कितना दिया हुआ है? तो 90 जूल दिया हुआ है। तो 90 पुट कर लीजिए बराबर Q इंटू V। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है V। V बराबर क्या होगा? 90 बटा Q का वैल्यू दिया हुआ 2000। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको काट दीजिए, ये 45 हो गया। ठीक है, तो 45 गुना 10⁻³ आ गया, -3 आ गया। ठीक है, तो 45 गुना 10⁻³ इसको इधर कीजिए, 0.045 वोल्ट हो गया। ध्यान में रखना है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं कि बाइनरी संख्या को डेसिमल अंक में बदलें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हमको बाइनरी से क्या करना है? डेसिमल में बदलना है। तो चलिए करके देख लेते हैं, 1 सेकंड में बन जाएगा आपका सवाल। कैसे करेंगे? 10110110 चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हुआ? 8 हो गया। तो 1 इंटू 2⁸। ठीक है, 7 खत्म हो गया। 1 इंटू 2⁶। ठीक है, प्लस 1 इंटू 2⁵ प्लस 1 इंटू 2⁴। ठीक है, 1 इंटू 2⁵ प्लस 1 इंटू 2⁴ चलिए आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 128 दूनी 256 प्लस। ठीक है, देखिए 2 का पावर 6 हो गया, 6 हो गया तो 64 हो गया ये। चलिए प्लस, ठीक है, आपको 32 हो गया, ये कितना हो गया? 16 हो गया। ये कितना हो गया? 4 हो गया। और ये कितना हो गया? 2। तो 2 4 6 6 12 12 2 14 14 4 18 18 6 18 6 24 का 4 हाथ में कितना बचा? 2। ठीक है, कितना बचा? 2। तो 2 1 3 3 6 6 12 12 5 17 का क्या हो गया? 7 हो गया। और कितना बचा? 1। तो 1 1 2 1 3। तो देखिए आसानी से निकल गया। हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि ये देखिए, ये 1 हम लेते हैं और ये 2 कितना कर लीजिए? 8 कर लीजिए। ये 0 है तो 0 को अगर हम 2⁷ करते तो 0 तो खत्म ही हो जाता। फिर देखिए ये 1 लिया हमने और फिर क्या कर दिया? 2⁶ कर दिया। तो इस तरह से इस क्रम में हमने इसको सजाया और वैल्यू निकल गया 374। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी नंबर आंसर होगा। देखिए आपका आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर आंसर हो गया, 374 नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 294 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक समान मीटर स्केल, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। एक समान मीटर स्केल दिया हुआ है, मीटर स्केल का वजन 50 ग्राम है, इसे 70 सेंटीमीटर के निशाने पर टिकाया गया है। इस पर 40 ग्राम द्रव्यमान को कहां पर रखा जाना चाहिए ताकि यह संतुलन की अवस्था में हो? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि एक मीटर स्केल दिया हुआ है, मीटर स्केल बोल रहा है तो लंबाई हो गया कितना? 1 मीटर। मीटर स्केल की लंबाई कितनी हो गई? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। और ये देखिए कह रहा है कि मीटर स्केल है, एक समान मीटर स्केल का वजन 50 ग्राम है, 70 सेंटीमीटर के निशान पर टिकाया गया है। कितना सेंटीमीटर के निशान पर? तो 70 सेंटीमीटर के निशान पर ये देखिए टिकाया गया है। ध्यान दीजिएगा जरा, कितना सेंटीमीटर है? तो 70 सेंटीमीटर के निशान पर टिकाया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का 70 सेंटीमीटर हो गया, निशान पर टिकाया गया है, मान लेते हैं। ठीक है, तो इधर का भाग कितना बचा? 30 सेंटीमीटर ही बचा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका वजन जो है 50 ग्राम है। ठीक है, इसका वजन कितना ग्राम है? 50 ग्राम है। अब कह रहा है कि इसे 70 इस पर 40 ग्राम के द्रव्यमान को कहाँ पर रखा जाना चाहिए? तो इस पर 40 ग्राम के द्रव्यमान को कहाँ पर रखा जाना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि हमने यहाँ पर फलक्रम नहीं रखा। कह रहा है कि एक मीटर स्केल का पैमाना 40 ग्राम है, तो इसे 70 सेंटीमीटर के निशान पर टिकाया गया है, ये टिकाया गया है यहाँ पर। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि इसका फलक्रम हमने मान लिया कि ओ जो है फलक्रम, ये जो है मध्य बिंदु है। यहाँ पर मान लेते हैं क्या कि मध्य बिंदु, और आगे कीजिए, ये मान लेते हैं मध्य बिंदु ओ है और यहाँ पर आप टिकाए हैं। ठीक है, इसको, ठीक है, ओ क्या है? इसका मध्य बिंदु है। ध्यान दीजिएगा जरा इस पर, ओ क्या है? आपका मध्य बिंदु है। ओ हमने
ओ हमने माना इसका मध्य बिंदु, चलिए ओ मान लेते हैं मध्य बिंदु, और ये आपका यहाँ पर टिकाए हैं हम, ठीक है, 70 सेंटीमीटर पर ये क्या है, टिका हुआ है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, ठीक है, मध्य बिंदु है तो यहां से यहां तक का दूरी 50 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, ये भी 50 सेंटीमीटर होगा। लेकिन आपका द्रव्यमान कितना पर टिकाया है, तो द्रव्यमान टिकाया हुआ है कितना पर, तो 50 ग्राम पर टिकाया हुआ, ध्यान दीजिएगा कितना ग्राम पर टिकाया हुआ, 50 ग्राम पर टिकाया हुआ। यहाँ देखिए ये 50 ग्राम है, क्योंकि कुल आपका जो ये है मीटर स्केल है, उसका कुल द्रव्यमान कितना ग्राम है भाई, तो कुल ग्राम द्रव्यमान है कितना, 50 ग्राम है, यहां पर टिकाया हुआ है आपको। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 40 ग्राम के द्रव्यमान को कहां पर रखा जाना चाहिए, तो मान लेते हैं कि 40 ग्राम का जो द्रव्यमान है उसको हम y बिंदु पर रखते हैं, किस बिंदु पर रखते हैं, तो y बिंदु पर रखते हैं। तो यहां से ले लेते हैं, कितना बिंदु पर रख रहे हैं, तो यहां से ले लीजिए, मध्य बिंदु से लेते हैं, कहां पर रखते हैं, y बिंदु पर रखते हैं। तो आपको बैलेंस अवस्था में रहना चाहिए, ठीक है, किस अवस्था में रहना चाहिए, बैलेंस अवस्था में रहना चाहिए। तो अब देखिए कि 70 सेंटीमीटर है, तो मध्य बिंदु से इसकी कितनी दूरी होगी, तो मध्य बिंदु से इसकी दूरी होगी 70 माइनस क्या करेंगे 50, और यहां पर कितना द्रव्यमान टिका हुआ है, तो ये द्रव्यमान टिका हुआ है कितना ग्राम, 50 ग्राम द्रव्यमान टिका हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको वामावर्त हो गया, वामावर्त आघूर्ण हो गया। अब दक्षिणावर्त आघूर्ण की बात करते हैं, तो ये बिंदु पर हमने क्या कहा कि इस बिंदु पर जो मध्य बिंदु से था वो 40 ग्राम द्रव्यमान टिका हुआ है, तो 40 ग्राम द्रव्यमान टिका हुआ है, तो 40 ग्राम, ठीक है, की दूरी मध्य बिंदु से कितनी, y सेंटीमीटर है, y हमने माना है y मध्य बिंदु से उसकी दूरी है। तो अब क्या करेंगे कि 70 में से 50 को घटा लीजिए, 20 गुना क्या कर लेंगे 50 बराबर 40 गुना क्या y, तो y का मान निकाल लीजिए, y बराबर 20 गुना 50 बटे कितना हो गया 40 हो गया, तो 20 दूनी 40 काटिए 25, यानी कितने सेंटीमीटर पर टिकाना पड़ेगा, तो 25 सेंटीमीटर के निशान पर टिकाना पड़ेगा। अगर इसको नहीं टिकाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आंसर आपको डी नंबर आपका होगा, यहाँ देखिए डी नंबर 25 सेंटीमीटर के निशान पर टिकाएंगे। फिर से समझिए इस प्रश्न को, ये देखिए ये जो है कोई फलक्रम का मध्य बिंदु है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है मध्य बिंदु पर आता है, और ये है इस निशान पर हम लगाए हैं 70 सेंटीमीटर के निशान पर 50 ग्राम द्रव्यमान लगाया जा रहा है, क्योंकि उसको हम वहीं पर केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि आपका मीटर स्केल का पैमाना जो है वो कहाँ पर फिक्स्ड है, तो आपको मीटर से 70 सेंटीमीटर पर फिक्स है, और पूरा क्योंकि उसका वहीं पर द्रव्यमान भी केंद्रित होगा। तो आपका जो फलक्रम है या मध्य बिंदु है उससे कितने दूरी पर वो स्थित होगा, 70 में से 50 कर देते हैं, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना द्रव्यमान है, तो 50 ग्राम द्रव्यमान है कुल आपका मीटर स्केल का, और वही बैलेंस बोल रहा है अवस्था में रहेगा। मान लेते हैं कि 40 ग्राम को हमने y दूरी पर रखा, तो ये ठीक है भार गुना दूरी, तो निकल गया आपको क्या, मध्य बिंदु से दूरी निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 50 ग्राम का एक लड़का है, ठीक है, 100 ग्राम द्रव्यमान वाले स्कूटर के भी मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा है। यदि स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा 76.8 kg किलो जूल हो तो भी मीटर पर सेकंड में क्या हो। 50 kg का एक लड़का 100 kg द्रव्यमान वाले एक स्कूटर 100 kg वाले द्रव्यमान के एक स्कूटर पर चला हुआ। देखिए द्रव्यमान कितना हुआ, कुल द्रव्यमान कितना होगा, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा भाई, तो कुल द्रव्यमान हो गया, तो एक तो स्कूटर पर चढ़ा हुआ है व्यक्ति, और कुल द्रव्यमान आपको, क्योंकि उसको खींच के ले जाएगा स्कूटर। अब देखिए ये आपका सवाल 1 सेकंड में बन जाएगा। ये मान लेते हैं कि ये आपका स्कूटर है, ये आपका स्कूटर है, ठीक है, स्कूटर पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो जब व्यक्ति स्कूटर पर बैठा होगा तो भाई साहब क्या होगा कि इसका द्रव्यमान और ये स्कूटर का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान होगा, तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया 50 प्लस 100 कितना हो गया 150 kg हो गया, यानी कुल द्रव्यमान हो गया आपको 150 kg को खींच के ले जा रहा है वो, क्योंकि m प्लस m कर रहे हैं हम लोग कुल द्रव्यमान। और भी कितना वेग बोल रहा है, तो भी बोल रहा है निकालना है आपको, जबकि गतिज ऊर्जा आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 76.8 किलो जूल दिया हुआ है, या 76.8 किलो जूल दिया हुआ है, तो गुना 10 टू द पावर 3 जूल कर लीजिए, इसको किलो जूल को बदल लिया हमने। तो अब निकल जाएगा आपका गतिज ऊर्जा के ही बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर भी निकालना है, तो भी निकालना है, तो भी बराबर क्या होगा के, तो 76.8 कर लीजिए गुना 10 टू द पावर 3 कर लीजिए, बटे गुना क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए, बटे क्या कर लेंगे
150 कर लीजिए का रूट अंडर निकाल लीजिए, निकल जाएगा। और इसका वैल्यू कितना निकलेगा, इसका वैल्यू जब रूट अंडर करके निकालेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा आपको, ठीक है, 32 मीटर पर सेकंड। कैसे इसको उड़ाते हैं, यहाँ पर दे देते हैं 10, ठीक है, तो ये 0 का काट दीजिए, 10/3 से यहाँ बचा क्या, 10 बचा, तो इसको अथी कर दीजिए 7680, ठीक है, इंटू 2 अपॉन क्या 15 का रूट अंडर, काटिए 15 5 75, ठीक है, 15 5 कितना हुआ 75 हुआ, 15 का 15, 15 दूनी 30, गुना क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, यानी 1024 आ गया, 1024 का रूट क्या निकलता है, तो 32 आपको मीटर पर सेकेंड निकलेगा। तो वेग का मान कितना हो गया 32 मीटर पर सेकेंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 296 नंबर सवाल चलते हैं। कह रहा कि 19 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 2 लीटर अति तप्त पानी को 20 डिग्री सेल्सियस वाले 6 लीटर ठंडे पानी में मिलाया जाता है तो उष्मा की हानि नहीं होगा, तो अंतिम संतुलन ताप कितना होना पड़ेगा। चलिए आसान सवाल है, पीछे वीडियो के डिस्कशन में भी मैंने इस सवाल को बताया था, इस तरह के सवाल को बताया था। देखिए क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है कि 190 डिग्री सेल्सियस पानी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 लीटर है वो। तो हमने क्या किया कि ये कितना लीटर है, तो 190 डिग्री सेल्सियस पर है, और कितना लीटर है, तो द्रव्यमान है आपको कितना, तो द्रव्यमान है 2 लीटर। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आपको मान लेते हैं मिश्रण का तापमान क्या हुआ, T हुआ, तो MC, ठीक है, MC क्या करेंगे, आपको 190 माइनस T कर लीजिए, ठीक है, और इसको मिला रहे हैं किसमें, तो हमने मिलाया है किसमें, तो मिलाया है कितना में, तो टेम्परेचर देखिए कितना हो जा रहा है, ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है, तो 6 लीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 लीटर है। और मान लेते हैं मिश्रण का ताप कितना है, T मिश्रण का ताप है आपको, तो क्या करेंगे MC, ठीक है, आपको कुल जो तापमान है माइनस क्या की मिश्रण का तापमान। अब देखिए इधर क्या करेंगे M, ठीक है, यहाँ M1 कर लीजिए, M1, यहाँ M2 कर लेते हैं, C इंटू क्या हो जाएगा आपको T माइनस, ठीक है, आपका 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको पता है कि जल है तो दोनों C बराबर C दोनों तरफ से कट गया, C1 बराबर C2, मान लीजिए यहाँ C1 ले लेते हैं, यहाँ C2 ले लीजिए, दोनों बराबर होगा। अब क्या करते हैं, कितना लीटर जल है 2 लीटर, गुना 190 माइनस क्या करते हैं T कर लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा M2 का मान कितना है 6 लीटर है, गुना T माइनस 20 कर लेते हैं, T माइनस 20 कर लीजिए। अब देखिए 2 तिया कितना होता है 6 होता है, 190 माइनस T बराबर 3T माइनस 6T। चलिए इसको इधर कीजिए, उसको उधर कीजिए, तो 4T बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता होनी चाहिए, 4T बराबर हो जाएगा 90 और 60 कर लीजिए, तो 90 और 60 कितना होता है भाई, तो 250 होता है। तो देखिए T बराबर कितना हो गया 250/4, तो निकाल लीजिए, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 4 पंच 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 62 ठीक है 62.62.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपको कौन सा नंबर, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 257 नंबर सवाल चलते हैं। 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक ब्लॉक का आपेक्षिक घनत्व 2.5 है, इसे पूरी तरह से पानी में डुबाए जाने पर आभासी द्रव्यमान कितना होगा। चलिए आभासी द्रव्यमान हमको बोल रहा है, आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, तो द्रव्यमान कितना है, तो आपको पता है कि आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, तो वस्तु का वायु में भार बटे वस्तु के जल में भार में आभासी कमी, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर हमने निकाल लेना है, कैसे निकाल लेना है कि आपेक्षिक घनत्व RD बराबर क्या होता है, तो वस्तु का घनत्व, क्या घनत्व, वस्तु का द्रव्यमान, वायु में द्रव्यमान, वस्तु का वायु में द्रव्यमान, कहां पर द्रव्यमान, तो वायु में द्रव्यमान बटे वस्तु का, ठीक है, वस्तु का वायु में द्रव्यमान बटे वस्तु का, ठीक है, जल में द्रव्यमान में आभासी कमी, द्रव्यमान में आभासी कमी, ध्यान दीजिएगा जरा, आभासी कमी। चलिए निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि वायु में भार W1 है और जल में भार W1 माइनस क्या हो गया W2, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, और आपको पता है कि वायु में कितना है 500 है, बटे कितना है W1 माइनस W2, नहीं निकल जाएगा, जल में भार में आभासी कमी आराम से निकल जाएगा, W माइनस W2 बराबर क्या हो गया 500 बटा क्या करना पड़ेगा 2.5 करना पड़ेगा, काट दीजिए, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आ गया 10, ठीक है,
और 5 25 5 5 25 5 दूनी 10 और 5 100 आ गया। 100 गुना 2 यानी कितना ग्राम हो जाएगा 200 ग्राम। भार में आभासी कमी कितना ग्राम होगा 200 ग्राम होगा। तो देखिए कौन सा नंबर आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर आपको यहाँ देखिए, ये डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 298 नंबर सवाल पर बात करते हैं। क्या कह रहा है, 2.5 ग्राम द्रव्यमान वाले स्टील के बर्तन की उष्माधारिता ज्ञात कीजिए। कौन सी धारिता ज्ञात करनी है, उष्माधारिता, विशिष्ट उष्माधारिता, ठीक है, उष्माधारिता ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, उष्माधारिता ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, तो विशिष्ट उष्माधारिता आपको दिया हुआ है। चलिए निकालते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि आपको पता है कि क्या होता है कि Q बराबर क्या होता है, CM डेल्टा T। Q बराबर क्या होगा, CM डेल्टा T, ठीक है। तो उष्माधारिता ज्ञात कीजिए, उष्माधारिता ज्ञात कीजिए। तो उष्मा कितना गेन कर रहा है, हेड कैपेसिटी कितना गेन कर रहा है, वो उष्मा कितना गेन कर रहा है वो निकालना है, यानी Q निकालना है। Q बराबर क्या होता है, CM डेल्टा T। ध्यान दीजिएगा, Q बराबर CM डेल्टा T होता है। तो चलिए C का वैल्यू कितना है देख लीजिए, 500 जूल पर केजी केल्विन है, कोई दिक्कत नहीं है। M का वैल्यू कितना है, 2.5 kg है, और तापांतर कितना है, तो 10 डिग्री सेल्सियस। सब दिया हुआ मान आपको, तो गुना कर लीजिए, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 मार दीजिए, 10 10 को काट दीजिए, ठीक है। 25 25 क्या हो गया, 125, 125 पर 2 0 दे दीजिए, इतना जूल एनर्जी हो जाएगा, इतना जूल एनर्जी होगा। और ध्यान में रखना चाहिए आपको कि जब भी इस तरह का होगा, तो जब भी उष्माधारिता की बात करेंगे हम लोग, तो उष्माधारिता बराबर क्या होता है, उष्मा बटा तापमान, तो जूल पर केल्विन, यानी यहाँ पर टी भी डेल्टा टी भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जूल पर केल्विन, क्योंकि हमको उष्माधारिता निकालना है, स्टील की उष्माधारिता निकालिए। तो ये निकल गया कितना, तो ये निकल गया, ठीक है, आपको उष्माधारिता निकल गया, जूल पर केल्विन नहीं होगा, केवल जूल होगा, जूल पर केल्विन नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, जूल ही होगा। तो क्या होगा, 2.5 kg द्रव्यमान वाले एक स्टील के बर्तन की उष्माधारिता ज्ञात कीजिए यदि उसके तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो ये निकल गया Q बराबर क्या, CM डेल्टा T। तो जब भी उष्माधारिता की बात करते हैं पर केल्विन में हमेशा निकालते हैं। ध्यान में रखिएगा कि उष्माधारिता को हमने क्या कहा कि Q बटे कितना, 1 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, तो कितना गर्म होगा, तो 1 पर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आपको 1250 बटे कितना करेंगे, 1 कर लेंगे, यानी 1250 जूल पर केल्विन निकल जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, तो 1250 12500 जूल पर केल्विन निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 299 नंबर सवाल पर बात करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, देखिए 299 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी ट्रॉली को 20 मीटर तक धकेलने में किया गया कार्य 1200 जूल हो तो लगने वाला बल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लगने वाला बल क्या होगा। तो मैंने पिछले प्रश्न में क्या बताया था आपको कि उष्माधारिता, जब भी उष्माधारिता निकालते हैं तो हमेशा उष्माधारिता पर केल्विन में निकालते हैं, और ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाता है, जूल पर केल्विन। पहले जूल Q निकालेंगे और उसको प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन पर निकालेंगे, इसीलिए 12500 पर जूल केल्विन हो जाएगा, जूल पर केल्विन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी ट्रॉली 20 मीटर तक धकेलने में किया गया कार्य 1200 जूल हो तो बल बताइए। W बराबर क्या होता है, F.S होता है, और जब भी हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है बल, तो F बराबर क्या होगा, W बटे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो 1200, ठीक है, आपको क्या लग रहा है, 1200 जूल कार्य करना पड़ रहा है, और उसको विस्थापित किया जा रहा है कितना, तो 20 मीटर, काट दीजिए इसको, तो 60 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा। कितना न्यूटन बल लगाना पड़ेगा, 60 न्यूटन। और आंसर कौन सा होगा, C नंबर आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, C नंबर आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 300 नंबर सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है कि आपका 300 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी घिरनी का यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए यदि उसकी चक्र दक्षता 60% और रस्सी को 12 मीटर खींचने पर भार 3 मीटर ऊंचा उठता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, यांत्रिक लाभ दक्षता बराबर क्या होता है, यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात होता है, यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात गुना 100 होता है। ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। आपका घिरनी का जो यांत्रिक लाभ होता है या पुल्ली का जो यांत्रिक लाभ होता है उसको हमने दक्षता के फॉर्म में कैसे लिखना है, आपको लिखना है कि यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेग अनुपात, वेलोसिटी, ठीक है, रेशियो, VR बोलते हैं इसको, गुना 100%। निकाल लीजिए इसको। अब देखिए, आपको पता है कि
हमारा जो वेग अनुपात है, वेग अनुपात कितना होगा, तो वेग अनुपात होगा 12 मीटर खींचने पर भार कितना मीटर उठता है, 3 मीटर उठता है। तो वेग अनुपात निकाल लीजिए, वेग अनुपात बराबर, ठीक है, वेग अनुपात बराबर क्या होगा, तो जितना रस्सी खींचने पर भार जितना मीटर ऊपर उठता है, तो भार तो 12 बटा क्या होगा 3, यानी कितना हो गया 4 मीटर हो गया। यानी 12 मीटर जितना हमने खींचा है, ये क्या हुआ आपको 12 मीटर, ठीक है, जितना हमने खींचा है तो खींचने पर भार बटा, ठीक है, जितना मीटर वो ऊपर उठेगा, ठीक है, रस्सी की लंबाई बटा खींचने पर भार बटा उठा भार, उठी लंबाई। चलिए, यानी 12 बटा क्या हो गया 4 हो गया, तो ये निकल गया कितना, तो 12 बटा 4 यानी कितना निकल गया 12 बटा 3 यानी क्या निकल गया 4, ठीक है, 4 निकल गया। वेग अनुपात क्या हो गया 12 बटा 3, ध्यान में रखिएगा, वेग अनुपात बराबर रस्सी की लंबाई बटा क्या होता है, उठी लंबाई होता है। और इसको हमने क्या करना है 12 बटा क्या कर लेना है 3 कर लेना है, तो क्या निकल गया 4 निकल गया, तो वेग अनुपात निकल गया। और दक्षता देखिए कितना परसेंट दिया हुआ 60%, 60% का मतलब क्या हुआ 60 बटा 100 दिया हुआ है, बराबर आपको मैकेनिकल एडवांटेज दिया निकालना है, ठीक है, और VAR हमने निकाल लिया 4 गुना क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब तो निकल गया आपका सवाल का आंसर। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा, इसको इधर कर दीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा 60 गुना, ठीक है, 4 बटा 100 गुना 100। चलिए भाई, तो 240 हो गया, 100 गुना 60 गुना 4 बटा 100 गुना 100, 60% ये होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 60 गुना 4, तो ये तो परसेंटेज देंगे नहीं ना, तो क्योंकि परसेंटेज तो ऑलरेडी ये 60 दिया हुआ है, तो 60 बराबर क्या होगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में है। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होगा 60 गुना 4 बटा 100, निकालिए ना इसको, क्या होगा 240 बटा क्या हो गया 100, काट दीजिए, ये सुना काट दीजिए, तो 2.4 निकलेगा, कितना निकलेगा 2.4 निकलेगा। फिर से समझ रहे हैं, अब देखिए कि ध्यान दीजिएगा, दक्षता बराबर किसकी, पुल्ली की दक्षता बराबर क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो गुना 100 होगा। अब क्या होगा कि हमने ये पुल्ली है, हमने पुल्ली को खींचा तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितना पुल्ली की ये कुल आपको इसका मीटर होगा, कुल मीटर कितना है 12 मीटर, और जितना आपको उसने बल लगाया तो वो वेग अनुपात के फॉर्म में निकलता है। यानी VAR बराबर क्या निकलेगा कि कुल रस्सी की लंबाई बटे जितना मीटर वो ऊपर उठेगा, तो 12 बटे 4 आपको 12 बटे 3 निकल गया, क्या वेगानुपात निकल गया। और हमने क्या करना है कि दक्षता आपको पता है 60% दिया हुआ, 60 बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटा 4 गुना क्या करेंगे 100, तो MA निकल गया इससे, तो ये निकल गया 2.4, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकलेगा 2.4 निकलेगा। तो मित्रों ध्यान में आपको रखना है कि ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2.4, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। ध्यान में ये भी रखना है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है हमेशा भार बटा आयास होता है, या आयास भुजा बटा भार भुजा होता है। लेकिन अगर घिरनी के केस में हम लेते हैं तो ध्यान में रखिएगा, घिरनी के केस में क्या होगा, तो घिरनी के केस में होता है यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात गुना 100, ये आपको घिरनी की दक्षता होती है, तो मशीन की दक्षता होती है। मशीन की दक्षता, घिरनी युक्त मशीन की दक्षता बराबर आपको निकालना है यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात गुना 100 कर लेते हैं, तो इसके आधार पर निकाला जाता है ये। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो जो है वो 301 से 320 तक होगा। और आप लोगों से आग्रह है, ठीक है, कि आप लोग जो है दिन रात मेहनत कीजिए, न्यूमेरिकल बनाइए और मेरे साथ साझेदार बनिए। न्यूमेरिकल जितना अधिक बनाइएगा उतना अधिक सफलता के नज़दीक पहुंचिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।